पिछली बार हम लोग पढ़ रहे थे सर्वनाम, प्रोनाउन। तो नाम ही से अंग्रेजी में देख रहे हैं प्रोनाउन, यानी जो नाउन के बदले में आता है, उपयोग किया जाता है, उसको सर्वनाम कहते हैं। और इसके 6 भेद हैं। 6 भेदों में हम लोग 3 भेद शायद देख चुके थे। कौन कौन भेद देखे हैं? पुरुषवाचक और अच्छा, उसी का तीनों भेद बताया गया है। चलिए, तो पुरुषवाचक सर्वनाम तो समझ में आ गया है, ठीक है। जो किसी, देखिए बाबू, जो किसी वस्तु वगैरह के या किसी व्यक्ति के नाम वगैरह के स्थान पर जहां बार बार दोहराव होता है, उसके जगह पर जब हम उसे रखते हैं, ठीक है, किसी शब्द को, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको बताया गया था कि उषा, ठीक है, स्कूल जाती है, उषा पढ़ने में तेज है, बार बार हम उषा उषा कर रहे हैं, उसके जगह में क्या कर सकते हैं? हाँ, वह स्कूल जाती है तो वहां वह का प्रयोग, या और उसके जगह पर जिस तरह का वहां टर्मोलॉजी है उसके जगह में उसके का प्रयोग, उसका का प्रयोग। तो ऐसा नहीं कि केवल वही का प्रयोग होगा, वहां उसके स्थान पर जो है वाक्य के अनुसार कुछ भी आपको क्या करना है, वहां बैठाना है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सर्वनाम, ठीक है। और उसके फिर आपको बताया गया था 3 भेद हैं, ठीक है। एक उत्तम पुरुष, जिसमें मैं वगैरह का, हम वगैरह का प्रयोग होता है, जिसमें जो वक्ता बोल रहा है, ठीक है, उसके लिए जब प्रयोग होता है, तो यानी बोलने वाले के लिए जो सर्वनाम प्रयोग होता है उसके बदले में, तो उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। और मध्यम पुरुष में जो सुनने वाला है, यानी जो श्रोता है, ठीक है, उसके बदले में जो शब्द प्रयोग होता है उसे हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष सर्वनाम में जो श्रोता और वक्ता, ठीक है, दोनों के जगह में वह तीसरे को इंगित करता है, अन्य के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है जिस सर्वनाम शब्द का, उसे हम अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो इतना आप रिपीट करके समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला जो आपको बताया गया था वह कौन सा है? निश्चयवाचक, डिमॉन्स्ट्रेटिव, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में यानी वहां उस सर्वनाम को कहते हैं जिससे किसी निश्चितता का बोध होता है। निश्चितता का बोध होता है मतलब, जैसे अब हम कहें कि यह हमारी पुस्तक है, ठीक है, यह हमारा पेन है, ठीक है, यह हमारा मकान है, ठीक है, वह हमारी गाड़ी है। तो यहां यह वह जो भी किया जा रहा है वह निश्चित के लिए किया जा रहा है कि यह जो है सामान वह किसका है? मेरा है, या आपका है, या किसी और का है। तो वह निश्चित चीजों को बता रहा है, ठीक है, इंगित कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जहां कोई निश्चितता नहीं है, जैसे अब घर के बाहर कोई डिलीवरी बॉय खड़ा है फ्लिपकार्ट का, वह बेल बजाया, तो आपने कहा कि लगता है बाहर कोई आया है। अब कोई आया है में तो कौन है? या आपका कोई संबंधी है, ठीक है, आपके घर का कोई सदस्य बाहर गया था वो आया है, या कोई अन्य कोई सामान पहुंचाने वाला है, कौन है ये आप नहीं जान रहे हैं। तो आप एक दूसरे को कहते हैं घर के अंदर की देखो कोई आया है, बेल बजाया है, देखो कौन है, ठीक है। तो यहां निश्चित नहीं है कि कौन है, तो इसलिए वहां पर क्या हुआ? अनिश्चितता का बोध हुआ, तो वह क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और हमने उसका नाम नहीं लिया, क्या कहा? देखो कोई आया है। तो यहां कोई जो है, ठीक है, अब जैसे देखो, अगर हम कहते हैं राम आया है, तो राम क्या है? संज्ञा है, यानी किसी एक पर्सनल व्यक्ति का बोध हो रहा है कि वह आया है। लेकिन यहां कह रहे हैं कि कोई आया है। अब कोई में भी राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, कबाड़ी वाला भी हो सकता है, ठीक है, घड़ी वाला भी हो सकता है, कोई जो है फ्लिपकार्ट वाला भी हो सकता है, अमेजन वाला भी हो सकता है। तो इसलिए यहां पर क्या है? अनिश्चितता का बोध हो रहा है, ठीक है। देखो वह कुछ लाया है, ठीक है, क्या कर रहे हैं? देखो वह कुछ लाया। अब आपके घर में कोई मेहमान आया, अब मिठाई का डब्बा भरा हुआ है, अब या तो आप जान नहीं रहे कि उसमें क्या है, ठीक है,
उसमें रसगुल्ला है या लड्डू है बेसन का या कुछ और है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि देखो उस डब्बे में कुछ है, ऐसे भी कह रहे हैं कि देखो उस डब्बे में, मिठाई के डब्बे में कुछ है। हो सकता है कि मिठाई का डब्बा ऊपर रख दिया और अंदर में मिठाई हो ही नहीं, उसके जगह में किसी और चीज को भर दिया हो, ये भी तो हो सकता है। तो देखो उसमें क्या है। तो यहां क्या चीज हो रहा है? बोध, अनिश्चितता का बोध हो रहा है ना। तो इसको हम क्या क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और उस दिन भी बताया गया था जो संबंध है, तो उसमें क्या बताया गया था कि जो कुछ संबंधों को आपको निरूपित करता है, जैसे जो, सो, ठीक है। तो जो, सो वगैरह में उदाहरण देखेगा तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि यह, ठीक है, क्या है, बता रहा है दोनों के बीच के संबंध को निरूपित कर रहा है। तो वैसे जहां पर कुछ दो पद दिए गए हैं और दो पदों के बीच में कोई संबंध स्थापित किया जा रहा है किसी शब्द के द्वारा, तो वैसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इंट्रोगेटिव। तो जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, आपको कहां जाना है, ऐसे जब यहां कहां अब कोई निश्चित नहीं है। अब जैसे उसने कहा कहां की जगह पे कि आपको आगरा जाना है, आपने निर्देश दिया अपने घर के सदस्य को, ठीक है। तो उसमें आपका भाई है, तो अब उसको कहे कि आपको आगरा जाना है या आपको रांची जाना है, तो ठीक है। और आपने कहा कि आपको, ठीक है, किसी से पूछा कि आपको कहां जाना है, तो कहां जाना है, तो इसमें क्या है? प्रश्न आप पढ़ कर रहे हैं, ठीक है, किसी निश्चित जगह का बोध नहीं है। तो वहां ऐसे जब प्रश्न पूछा था, आप कौन है, आप क्या करते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे जो क्या, कौन वगैरह सब आपका है, वह क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और यहां आपका भी जो वर्ड आ रहा है, यह भी एक क्या है? सर्वनाम ही है। राम कहां जा रहा है जब कहेंगे तो राम संज्ञा होगा, और कहां, यहां सर्वनाम हो गया। लेकिन आप कहां जा रहे हैं, तो यहां आप भी हो गया क्या? सर्वनाम। और कहां भी हो गया सर्वनाम। अब इसमें आप जो है वह सर्वनाम हुआ, तो वह कौन सा सर्वनाम हुआ? अब यही देखिए प्रश्न क्या होगा। आप, जब आप कहां जा रहे हैं उसमें आप अंडरलाइन रहेगा। प्रश्न देखिए ऐसे ही बनाया जाता है, आप अंडरलाइन रहेगा, उसमें चार दिए रहेंगे कि इसमें से आप जो है कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो आप प्रश्नवाचक तो होगा नहीं, सर्वनाम प्रश्नवाचक कौन होगा? कौन, क्या, कहां। जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएंगे। लेकिन आप तो पहले ही पढ़ चुके कि आप वगैरह जो हैं वह किस में आते हैं? पुरुषवाचक में। आया समझ में? आप जो है वह पुरुषवाचक में आया। अब अगर उसके भेद वहां दिए रहेंगे तब आपको देखना है कि वहां वह किसके लिए प्रयोग हो रहा है। अब वह क्या है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। तो आप अगर यहां पर अगर ये तीन दे देगा तब आप क्या करेंगे? उत्तम पुरुष किसके लिए होता है? स्वयं के लिए। तो स्वयं वो आप कहां पूछ रहा है? वो तो आपसे पूछ रहा है, यानी श्रोता से पूछ रहा है कि आप कहां जा रहे हैं। तब यहां क्या हो गया? वो मध्यम पुरुष हो गया। तो यह वाक्यों के हिसाब से चुनना है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ऐसे उदाहरण दे करके, ठीक है, तो अब एक ही, तो अब वहां पर मान लें कि दो या तीन एक ही पद बड़े हैं, तो पद बड़ा है, वाक्य दे दिया, और उसमें आपको जो है खोजना है, ठीक है, कि इसमें से कौन जो है, और वहां दिया हुआ है एक बड़ा पद में कि इसमें से इतना बड़ा पद में मान लें चार सर्वनाम और चार तरह के सर्वनाम है, और उसमें दे दिया कि इसमें से आप जो है निजवाचक सर्वनाम जो है नीचे, ठीक है, इन पदों में निजवाचक सर्वनाम कौन है। तो आपने तो वहां अंडरलाइन किया, पहले वहां क्या करना है? अंडरलाइन करना है कि इसमें ये सर्वनाम आ रहे हैं। अब इस सर्वनाम में
कौन जो है वह निजवाचक है, कौन संबंधवाचक है, कौन अनिश्चयवाचक है, कौन निश्चयवाचक है, वह उसको आपको लाइन को पढ़ करके समझ करके ढूंढना होगा। तो जब आप ऐसे समझे रहिएगा तो आप उसमें ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो निजवाचक में क्या होता है, जब वह एक शब्द का प्रयोग जो वक्ता है उसके स्वयं के लिए किया जा रहा है, मतलब पहले से ही जो है वह उसके बारे में एक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है और बाद में अगला जो सर्वनाम उस पद में आ रहा है वह स्वयं उसके लिए है, तो उसको हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए जब हो रहा है तो स्वयं वाले में तो क्या हो जाएगा, जो वहां पर आपको शुरुआत में बताया गया कि जब जो बोलने वाला है जो वक्ता है उसके लिए तो क्या आ रहा है, उत्तम पुरुष। ठीक है, तो पहले एक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आ गया और दूसरा जब फिर उसी के जगह पर एक दूसरा शब्द जो फिर स्वयं उसके लिए इंगित किया कर रहा है तब वह क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपके 6 हैं, तो आप इसमें लिखिए और उसके बाद आप उदाहरण देकर के देखिए कैसे ये होता है। तो ये तीनों तो हो चुका था, अगला आप क्या लिखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम लिखिए। देख लो इन लोग से कितना छोड़ना है, तुम उस दिन नहीं आई थी ना। एक डेढ़ कितना पेज है, दो, अब इसका छोटा अक्षर होगा तो 2 पेज या 2 पेज छोड़ दो, उसमें कुछ और लिख देना। लिखो, जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द किसके बारे में लिखना है, ये निश्चयवाचक जो है, अंग्रेजी में इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो जो सर्वनाम शब्द पास अथवा दूर की किसी वस्तु, पास अथवा दूर की किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के स्थान पर निश्चित रूप में प्रयुक्त होता है, निश्चित रूप में प्रयुक्त होता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे वह, जैसे वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है, वह मेरा मकान है। तो यह किसके लिए हो गया, निश्चयवाचक दूर के लिए। ठीक है, दूर को इंगित कर रहा है। और हम कहें कि यह मेरा मोबाइल है, ठीक है, तो यह पास के लिए हो गया, यह मेरा मोबाइल है, यह मेरी घड़ी है, तो यह पास के लिए हो गया इस उदाहरण। तो एक दूर के लिए एक पास के लिए कर लीजिए और दोनों में केवल डैश देकर लीजिए कि दूर के लिए है, जैसे उसमें लिखा है क्या ना कि दूर और पास दोनों के लिए जो। इसके बाद है अनिश्चय, इंडेफिनिट। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय जिसमें कुछ निश्चित नहीं है। तो लिखिए, अनिश्चित संज्ञा शब्दों के बदले, अनिश्चित संज्ञा शब्दों के बदले आने वाले सर्वनाम को, हाँ, अनिश्चित संज्ञा शब्दों के बदले आने वाले सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे मुझे लगा जैसे दरवाजे के पास, मुझे लगा जैसे दरवाजे के पास कोई कोई खड़ा है, कोई खड़ा है। तो यहां कौन, कोई, कोई जो है अनिश्चय, हाँ उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जो ऐसा है कि इसमें कौन है, तो अब इसमें दो तरह के सर्वनाम है, दो सर्वनाम है ना? कौन कौन? दो सर्वनाम है, खोजिए आप। हाँ मुझे, अब मान लीजिए कि यही सेंटेंस आपका दिया हुआ है परीक्षा में और इसमें पूछ रहा है कि मुझे कौन सा सर्वनाम है। हाँ तो पुरुषवाचक, ठीक है। और अगर पुरुषवाचक में भी भेद दिया हुआ है तो कौन सा हो जाएगा? उत्तम पुरुष, क्योंकि वो मुझे खुद ही बोल रहा है, स्वयं के लिए, वक्ता अपने लिए, ठीक है, वक्ता के लिए बोला जा रहा है। तो यहां जो है उत्तम पुरुष हो गया। दोनों को अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें अब दोनों को अंडरलाइन की जगह तो इसमें आपको यह सोचना है कि कौन सा अनिश्चय है। अब दोनों अंडरलाइन कीजिएगा, दोनों सोचिएगा अनिश्चय है, तो हम इसलिए यहां क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों को कीजिएगा तो दोनों में लिख भी लेना है, जैसे हमने बताया, तो अंडरलाइन करके लिख लेना है कि यह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है मुझे, ठीक है। और उसमें भी अगर और ज्यादा लिखना है तो ब्रैकेट में क्या लिख लेना है कि उत्तम पुरुष वाला है। और कोई जो है वह इसमें क्या है, हाँ इसलिए तो हम उदाहरण देकर आपको समझा रहे हैं बार बार, और आपसे पूछ भी रहे हैं कि इसमें दो सर्वनाम आ गए तो कौन 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 सर्वनाम होगा। और क्वेश्चन यही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। अब इतना पढ़ने के बाद, इतना समझने के बाद क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो फिर आपके लिए दिक्कत है। आ रहा समझ में? इसलिए इसको देख करके, उदाहरणों को देख करके समझना है। तो इसको एक दो बार पढ़िएगा, इसलिए हमने फिर एक बार रिपीट कर दिया आज, क्या ना, कि पुरुषवाचक जो बता के गए थे, उत्तम पुरुष में क्या होता है, ठीक है, और मध्यम पुरुष में क्या होता है, अन्य पुरुष में क्या होता है, तो उसका आपको नहीं, तो इसमें तो एकदम सबसे आसान है क्या, कि जो उत्तम पुरुष है तो उसमें जो बोल रहा है स्वयं, उसके लिए अगर प्रयोग हो रहा है, ठीक है, वक्ता के लिए, तो वह क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा। और जब श्रोता के लिए हो रहा है तो वह क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। और जब दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों बात करने में थर्ड पर्सन के लिए, अन्य के लिए जा रहा है, तो वो अन्य पुरुष हो गया। हाँ तो देखिए डिफिनीशन मिलता जुलता है, तो उसमें आपको यही पहचानना है ना, तो इसी पहचानने के लिए दो तीन दे दिए गए हैं। और फिर इस पर क्या किए जाएंगे, कुछ आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके बाद ऐसे कर करके क्लियर करना है। जैसे जब आप पढ़ते हैं मैथ तो एक बार में क्लियर नहीं होता है, फिर कई बार बनाते हैं तब जाके क्लियर होता है। तो कोई भी चीज, जितना हम हिंदी ही पढ़ रहे हैं तो हिंदी जितना आसान समझते हैं, व्याकरण के हिसाब से वो उतना ही आसान नहीं है, व्याकरण के हिसाब से। चलिए तो देखिए, सब कुछ अभ्यास पर निर्भर है, जितना आप पढ़िएगा, ठीक है, उतना आपके लिए बेहतर है। लोग इसको आसान समझ करके छोड़ देते हैं, लेकिन है आसान, वैसे बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन मान लीजिए वैसा है, तो जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज्यादातर तो वर्तनी शुद्धिकरण वगैरह से है, लेकिन उसमें भी अब अगर आपको हिंदी शुद्ध लिखने का नहीं है, ठीक है, नहीं लिख पा रहे हैं, हाँ तो वो दिक्कत है। तो उसमें कौन सा कैसे जो है आपको पकड़ना है कि इसमें से कहां वाक्य में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो अब कहां कौन गलती हो रहा है, तो वो वाक्य को समझ करके, अब उसमें आपको हर्षिकार का, दीर्घिकार का नहीं पता है, हर्षुकार दीर्घुकार का नहीं पता है, तो वो लाइन भी चूज करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसके पास भी प्रैक्टिस सेट था, और मेरे पास भी जो 18 से लेकर के और 21 बाच तक पूछे गए हैं, ठीक है, वो है। तो उसमें इधर से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो अभी बता रहा है, इसलिए इसको जल्दी से कर लीजिए, कोई ज्यादा इस पर ध्यान नहीं, जहां से पूछा गया उसको ज्यादा करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन उतने में नहीं पूछे गए हैं, और कहां कहां से पूछे गए हैं वो सर को ला करके, ठीक है, हम दे देंगे, आज तो नहीं ला पाए तो वो देख लेंगे, ठीक है। उसका पूरा सेक्शन या आपको ऐप में चला जाएगा, वो उसको बना करके और यहाँ डाला जाएगा कि देखिए कौन साल में, ठीक है, इन चैप्टरों से, जो चैप्टर इतने लगाए गए हैं उसमें किन चैप्टरों से ज्यादा पूछा गया। कई तो चैप्टर हैं वो नील है,
किसी साल में भी एक भी नहीं पूछा गया। तो ये भी है। लेकिन आप जब कोचिंग में हैं तो आपको वैसे पढ़ाया जाएगा, तो आपको पहले क्या चाहिए होता है कि हाँ ये मेरा टॉपिक खत्म हो गया, ये सिलेबस में खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। वो नहीं होगा तब भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, है ना। अगर केवल उसके हिसाब से पढ़ा जाएगा तब भी आप कहेंगे नहीं पूरा सिलेबस तो पढ़ा ही नहीं ये कोचिंग ने, ये टीचर ने। वो भी एक दिक्कत है। आ रहा समझ में? हाँ, तो उसके बाद आपको एम्फेसाइज कर लेना है। चलिए, तो यहां सब अब अगला है संबंधवाचक। इसमें एक आध उदाहरण और लिख लीजिएगा क्या, जैसे वह कुछ लेकर आया है, ठीक है, वैसा भी आ गया समझ में ना। हाँ, इसलिए बहुत। तो संबंधवाचक में लिखिए वह कुछ लेकर आया, तो कुछ जो है यहां पर क्या हो गया, अनिश्चय है कि कुछ पता नहीं है कि क्या लेकर के आया है। अब उसमें लिखिए संबंधवाचक में जो सर्वनाम पद, जो सर्वनाम पद वाक्य के किसी दूसरे, जो सर्वनाम पद वाक्य के किसी दूसरे पद के साथ संबंध बताता है, दूसरे पद के साथ संबंध बताता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम, वह संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पद वाक्य के किसी दूसरे पद के साथ संबंध बताता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो परिश्रम करेगा, वह सफल होगा। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। नहीं, यहां सफल नहीं, पर तो यहां पर जो परिश्रम करेगा, जो मतलब जैसे अब इसके जगह पर जो है यह सर्वनाम है। जैसे तुम्हारे बारे में कहा गया, नाम क्या है तुम्हारा? निशी। तो निशी परिश्रम करेगी तब वह सफल होगी, ठीक है, तब वह सफल होगी। तो यहां पर निशी क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और तब जो है वह संबंध बता रहा है परिश्रम के साथ कि परिश्रम करेगी तब सफल होगी, ठीक है। तो तब जो है वह क्या हो गया? हाँ, तो दूसरा उदाहरण तुम अपने नाम से ही लिख लो, समझ में आ जाएगा कि निशी, या तुम लोग अपने नाम लगा सकते हो, लड़का लोग लड़का के हिसाब से। निशी परिश्रम करेगी तब वह सफल होगी। तो अब इसमें देखो तीन आ गए, तब और, हाँ दो ही, दो, तब और वह दोनों हो। तो तब क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है, उसके साथ यही संबंध जोड़ रहा है। और वह किसके बदले में आया है? निशी के बदले में, उस संज्ञा के बदले में आया है, ठीक है। और यह किसी पुरुष के लिए, किसी स्थान के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा पुरुष हो जाएगा यह? हाँ, उसके लिए हो जाएगा। और नहीं तो यहां कह सकते हैं, अगर केवल में ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहती हो तो फिर केवल पुरुषवाचक में, ठीक है, समझ रही है, तब केवल वह पुरुषवाचक में हो जाएगा। तो यहां पर, वहां पर जो है उसमें, उसमें कौन कौन है? वह, हाँ, वह संबंध को नहीं बता रहा है। कौन संबंध बता रहा है? जो है यहां, जो परिश्रम। दोनों दो जगह दो उदाहरण दिए गए हैं अलग अलग, ठीक है। वह भी उसके साथ संबंध को जोड़ रहा है, तो जो और वह, ये दोनों क्या हो गए? संबंध को जोड़ने वाले हो गए, ठीक है। ये दोनों मिलकर के संबंध बता रहे हैं। दो, इसमें क्या हो गया, पूरा एक वाक्य है, इसमें दो पद हैं, ठीक है। अब जैसे शुरुआत में नहीं बताया गया ना कि आपको शब्द और पद में क्या अंतर है। जैसे जो ये पूरा वाक्य बना है, ये वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का एक पूरा समूह है। तो शब्दों का समूह हम कोई भी बना देंगे तो वाक्य हो जाएगा? नहीं, शब्दों का जो व्यवस्थित, ठीक है, शब्दों का एक व्यवस्थित समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। समझ रहे हैं?
शब्दों का वह, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य शब्दों का वह समूह है जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है, ठीक है, जो एक निश्चित क्रम में लगा हुआ होता है। अगर निश्चित क्रम में नहीं रहेगा तो हम आपको 3-4 जैसे ये पूरा वर्ड दे दिए, ठीक है। अब राम, जा, कलम, सॉरी कलम, ऐसे करके कोई दिया हुआ है, क्या कोई वर्ड, कोई ये वाक्य बन रहा है? नहीं बन रहा है। ये शब्दों का समूह है लेकिन वाक्य नहीं बन रहा है। शब्द जो है वो स्वतंत्र होते हैं, एक जैसे राम है, जा है, कलम है, ठीक है, लेकिन जब उसको एक क्रम में बैठाते हैं तो वह क्या हो जाता है? वाक्य बन जाता है, जिससे एक कोई निश्चित अर्थ निकलता है, ठीक है, तब उसे हम वाक्य कहते हैं। और वाक्य में जैसे कहीं कॉमा वगैरह दे करके वो कुछ लंबे वाक्य बना दिए गए हैं, तो जो कुछ छोटे, ठीक है, जिनका पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, जब तक कि वो पूरे जोड़े नहीं जाएंगे क्रम में, तो उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो एक पद में कई शब्द हो सकते हैं और एक वाक्य में कई पद हो सकते हैं, ये होता है। समझ में है? नहीं, पूरा ज्यादा डीपली जाने की जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जैसे समझने के लिए होता है कि यहाँ पद आ रहा है, तो पद क्या है, वाक्य क्या है, तो उसको थोड़ा, ठीक है, तो पद और वाक्य हम समझा दिए क्या होता है। पद किसी वाक्य का क्या है? छोटा पार्ट है जिसमें कई शब्द हैं, लेकिन वह पूरे अर्थ को व्यक्त नहीं कर पा रहा, तो वह क्या होगा? पद होगा। समझ गई? उसमें भी कई शब्दों का समूह होगा तो वह पद हो जाएगा, और जब पूरा वह अर्थ व्यक्त करेगा तो वह क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। यह है। चलो इसका दूसरा दूसरा उदाहरण लिख लो। दो ही उदाहरण, ज्यादा उदाहरण नहीं, दो। दूसरा उदाहरण लिखो। जिसने बीज बोया, जिसने बीज बोया उसी को, जिसने बीज बोया उसी को फसल प्राप्त हुआ। जिसने बीज बोया उसी को फसल प्राप्त हुआ। तो हाँ, तो इसमें कौन कौन है बताओ संबंध? हाँ, जिसने, और दूसरा उसी को, ठीक है। समझ में? ऐसे वो जो पीडीएफ दिया जाएगा उसमें कई उदाहरण रहेंगे एक साथ, ठीक है। यहाँ तो लिखने में अगर हम उदाहरण लिखवाते रहेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा, तो पीडीएफ में आपका सब रहेगा, ठीक है। कम से कम 1 से 15-20 उदाहरण रहेंगे, उसमें कौन कौन है। और फिर क्वेश्चन रहेगा आपसे कि इसमें, जैसे अभी अब लिखवाने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन इसमें क्या है, संबंध को व्यक्त कर रहा है, तो वैसे उसमें आपको खोजना है। तो कुछ उसमें रहेंगे और कुछ आपको अलग से, तो 10 जैसे 10-15 दे दिया गया, और 10-15 आपको क्या में दे दिया गया? क्वेश्चन में दे दिया गया, और पकड़ना आप शुरू कर दिया, समझिए कि आप हम सीख रहे हैं, ठीक है। तब इतना प्रयास करने के बाद होगा। और जो लोग ये आशा में है कि हम कर लेंगे, इतना आसान नहीं है बैठ करके, समझ रहे हैं? हाँ, एक तो कंटिन्यूटी बरकरार रखना जरूरी है, ठीक है, पढ़ना जरूरी है। तो लोग जो है थोड़े के चलते अपने पूरा भविष्य को क्या करते हैं? बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये तो उनके ऊपर है, किसी को जबरदस्ती तो कुछ किया नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए अब अगला लिखिए, कौन है? हाँ, निजवाचक। तो लिखिए, कर्ता खुद के अर्थ में, कर्ता खुद के अर्थ में जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, सर्वनामों का प्रयोग करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। तो अब जैसे उदाहरण स्वरूप में क्या, अपने आप के लिए, तो जैसे कह सकते हैं कि मैं, उदाहरण में जैसे
मैं स्वयं चित्र बना लूंगा, मैं स्वयं चित्र बना लूंगा। तो यहां दो सर्वनामों का प्रयोग हो रहा है, मैं और स्वयं। ठीक है, तो स्वयं जो है वह क्या हो गया, निजवाचक के लिए। ठीक है, मैं अपने के लिए प्रयोग। ठीक है, या किसी ने कहा मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूं। दूसरा उदाहरण क्या है, मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूं। तो यहां जो मैं अपने आप जो दिया, ठीक है, वह अपने स्वयं के लिए कर रहा है, तो यह क्या हो गया, निजवाचक हो गया। मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूं। और यहां तो मैं कौन सा हो गया, मैं, हाँ, पुरुषवाचक। ठीक है, और स्वयं जो हो गया वह क्या हो गया, निजवाचक। है समझ में? तो यहां मैं भी सर्वनाम है, और यहां और कुछ भी नहीं हूं, तो कुछ भी यहां पर क्या है, कुछ भी क्या है, अनिश्चय है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तो यहां निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो कुछ भी, तो कुछ जो है, यह तो तीन यहां सर्वनाम आए हैं। अब अगर वहां क्वेश्चन अगर ऐसा बनाने वाला हमारे जैसा रहेगा तो बोलेगा इसमें कितने सर्वनामों का प्रयोग किया गया इस वाक्य में, आप खोजिए, एक, दो, तीन या चार। तो तीन प्रश्न ऐसे किसी भी रूप में बन सकते हैं। आ समझ में? हाँ, तो कुछ भी, तो कुछ भी तो क्या हो गया, कुछ अनिश्चयवाचक हो गया। हाँ, मैं अब हो गया तो वो स्वयं हो गया, तो स्वयं का मतलब स्वयं जो है वो क्या हो गया, निजवाचक हो गया। और मैं जो है वह तो पहले से ही आपको बताया गया कि वो किसमें है, पुरुषवाचक में है। तो तीन हो गए, मैं, स्वयं और कुछ। और मैं क्या हो गया, पुरुषवाचक हो गया। और उसमें फिर आपको जो बताया गया उसको आप अपने तरीके से ढूंढने की कोशिश कीजिए। और फिर जो है स्वयं यहां निजवाचक हो गया, और कुछ जो है वह अनिश्चयवाचक में आ गया। बहुत भारी नहीं है, सबसे आसान है। हाँ, क्वेश्चन भी आएगा तो समझ में आएगा। तो आगे क्वेश्चन आपको कुछ जो है, ठीक है, आपको दिया जाएगा। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, तो इससे 10-15 क्वेश्चन जो है आप करने का प्रयास करेंगे तो ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन जो है सर को उपलब्ध कराया जाएगा, तो उसे आप कीजिएगा। अब अगला है आपका, लिखिए कौन सा लास्ट बचा हुआ है, प्रश्न। हाँ, लिखिए। तो मैच देखने में लगा हुआ है जी। तो ये दिमाग 90% मैच की तरफ ही है, हिंदी की तरफ कम है। 3 बजे से है, दो, 2-2:30 बजे से शुरू हो जाएगा। शुरू हो गया 2 बजे से, इसलिए वो खोज रहा है कि कितना अभी तक स्कोर हुआ है, कौन। ओ, चलो बाद में देख लेना, क्लास के बाद जब सर दूसरे आने में 5-7 मिनट समय लगेगा तो उसके बीच में ढूंढ लेना, अभी यहां ध्यान दो। ठीक है, अगला कौन है, लास्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो लिखो, जिन सर्वनाम पदों, लिखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम पदों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे, हाँ, तो लिख सकते हैं जैसे क्या, दरवाजे पर कौन घंटी बजा रहा है, दरवाजे पर कौन घंटी बजा रहा है। कौन घंटी बजा रहा है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक। और इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है, तो कौन ही है। ठीक,
कौन यहां प्रश्न पूछने के लिए जब किया जाएगा तब अनिश्चयवाचक नहीं होगा। प्रश्न जब, ठीक है, वहां यहां प्रश्न पूछने के लिए कौन है, दरवाजे पर खड़ा कौन है, ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है किससे, तुमसे, कि दरवाजे पर घंटी कौन बजा रहा है, ठीक है। लेकिन दरवाजे पर कौन आया है, जब ऐसे कहोगे कि दरवाजे पर कौन आया है तो वहां बदल जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। या देखो, एक ही चीज का प्रयोग कई जगहों पर, जैसे अगर तुम सर्वनाम में देखा ना 5, तो 5 में जो 2 सर्वनाम हैं, कौन कौन, द्रव्यवाचक और भाववाचक, वह किसमें आ जाते हैं, जातिवाचक में। अगर ऐसे देखोगे उसके हिसाब से तो संज्ञा के केवल 3 ही भेद माने जाते हैं, फिर उसके बाद वो 2 उसके उपभेद आते हैं, लेकिन अब सर्वनाम मान लेगा कि 5 भेद हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं यहां पर, कौन, क्या, कहां, ये जो प्रश्न आएंगे, वहां पर जब कोई कुछ वगैरह रहेगा, ठीक है, तब वहां पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक। जिसमें से प्रश्न खड़ा ना हो रहा हो, प्रश्न चिन्ह आगे न लगे, वैसे जो वाक्य होंगे उसमें क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक। और जहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा वहां पर क्या हो जाएगा, वह प्रश्नवाचक हो जाएगा, याद रखना। तो वह आप तुम जो क्या दिए हुए रहेंगे, वाक्य दे रहेंगे, तो वाक्य के पढ़ करके तुम देख सकते हो, या वहां पर भी लगा रहेगा उसके हिसाब से कि वह उसमें इंट्रोगेटिव क्या लगा हुआ है, मार्क लगा हुआ है, या ऐसे लगा हुआ है। तो इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है तब इसका मतलब है कि उसमें क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। समझ में, ये चीज अंतर है। और बाद बाकी तो सब मिला जुला करके एक ही चीज से निकला हुआ है, तो वो कुछ ना कुछ कहीं क्या होगा, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सारे रास्ते एक जगह से निकले हुए हैं तो फिर वो जाके कहीं ना कहीं कंबाइंड होंगे। तो सर्वनाम तो पहले एक ही चीज बता दिया गया, अब उसके फिर भेद कर दिए गए, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजों को भेद किया गया, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्या हो सकती हैं, इधर भी जा सकती हैं और उधर भी जा सकती हैं, वो मुहाने पर खड़ी है, ठीक है, ये भी है। तो पूरे के पूरे हम एक स्पेसिफिक खांचे में नहीं बांट सकते, और इसलिए आप हर चीज का क्या पढ़ते हैं, अपवाद, जानते हैं ना, हर चीज का अपवाद होता है, यहां भी आपको अपवाद, लेकिन उतना डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है, उतना अंदर जाकर के तहकीकात में, है ना। तो उतने से केवल पता चल जाएगा, और जो आपके क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे उससे पता चल जाएगा। अब आगे लिखिए, सर्वनाम शब्दों की विशेषता क्या है। दूसरा उदाहरण लिख लीजिए, दूसरा उदाहरण, वह क्या, वह क्या मांग रहा है, ठीक है। तो यहां अनिश्चितता का भी बोध करा रहा है कि वह क्या मांग रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन यहां क्या मांग रहा है में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रश्न। तो उसमें जो है आपका कोई कुछ वगैरह जो है किसमें आता है, अनिश्चयवाचक में, कोई कुछ वगैरह जैसा 2-3, हाँ कुछ वगैरह लगाएंगे तब अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कुछ से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं ना बनेगा, आप कुछ लगा के देखिए, इंट्रोगेटिव बन जाएगा नहीं। इंट्रोगेटिव किसमें बनता है, जब आप पूछते हैं वह क्या है, ठीक है, वह कौन है, वह कहां से आया है, तो कौन, कहां, क्या, ठीक है, ये सब आप नीचे उदाहरण में लिख सकते हैं कि सर्वनाम में, इसके सर्वनाम में क्या आते हैं, तो इसमें लिख लीजिए नीचे, हाँ, कौन, क्या, कहां, कैसे, हाँ, प्रश्नवाचक में जो आएंगे सर्वनाम वो कौन कौन आएंगे, कौन, कहां, क्या, कब, कैसे, ठीक है, ये सब क्या आ जाएंगे, प्रश्नवाचक। अब समझ में आया, ये सब इसमें आ जाएंगे, और उसमें कोई कुछ वगैरह जो है वह अनिश्चय में रहेंगे, कोई कुछ, ठीक है। और जैसे कितना है, तो ठीक है, इसका भार कितना है, तो ये क्या होगा, अनिश्चय, ये प्रश्न नहीं कर रहा है, इसका भार तो अब वह जो है आपके उसमें जो प्रश्न लगे हुए हैं उसके आधार पर, तो बताया गया कि मूल सर्वनाम 11 ही थे, और 11 में फिर परसर्ग लगा करके, परसर्ग मतलब क्या होता है, बाद में उसमें कुछ सर्ग कुछ नुक्ता जोड़ करके
ठीक है, कुछ वर्ण जोड़ करके और फिर इसका बहुत सारा बना दिया गया। ऐसे तो मूल सर्वनाम 11 ही है, जो आपको सबसे पहले बता दिया गया। ठीक है, तो परसर्ग लगा करके और सर्वनामों की संख्या क्या की गई है, बढ़ा दी गई, और फिर इसके इतने भेद कर दिए गए 6। आगे लिखिए सर्वनाम शब्दों की विशेषता। सर्वनाम शब्दों की विशेषता, पहला लिखिए सर्व सर्वनामों में लिंग के कारण, सर्वनामों में है, हाँ जैसे विशेषता लिख लिया ना, उसके बाद पहला विशेषता में क्या लिखे, हाँ ये लो लिखे ही नहीं है, लिखिए, हाँ पॉइंट में दीजिए, तो लिखो सर्वनाम में लिंग के कारण कोई विकार, सर्वनाम में लिंग के कारण कोई विकार नहीं आता है। सर्वनाम में कोई विकार नहीं आता है। जैसे अगर मैं है तो मैं में ऐसा नहीं है कि आप जब बोल रही हैं लड़की हैं तो मैं का कोई अलग हो जाएगा, मैं नहीं या और कुछ आ जाएगा। ठीक है, वो मैं आपके लिए भी वही रहेगा, मैं ही रहेगा, और हमारे लिए भी वही रहेगा। ठीक है, जैसे नीरा ने कहा कि मैं यह किताब पढ़ूंगी। ठीक है, क्या कहा, नीरा ने यह कहा या उषा ने यह कहा कि मैं यह किताब पढ़ूंगी। और ठीक है, आपका क्या नाम है, तो अंकित ने उत्तर दिया कि मैं भी यही किताब पढ़ूंगा। तो वहां पढ़ूंगी हो गया, लेकिन मैं दोनों जगह मैं ही रहा, बदल गया नहीं बदला। ठीक है, तो एक विशेषता है कि लिंग के कारण नहीं बदलते हैं। तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि जैसे निशी ने कहा कि मैं यह किताब पढ़ूंगी, निशी ने कहा कि मैं यह किताब पढ़ूंगी। अंकित ने उत्तर दिया कि मैं भी यही किताब पढ़ूंगा। नीरज ने या अंकित ने उत्तर दिया कि मैं भी यही किताब पढ़ूंगा। तो दोनों जगह मैं, इसमें दोनों मैं अंडरलाइन कर लीजिएगा, यही मैं जो है क्या है, सर्वनाम है, और दोनों जगह में कोई इसमें चेंजेज नहीं आ रहा है। वाक्य में संज्ञा के कारण क्या हो रहा है, क्रिया में परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, एक जगह क्या है पढ़ूंगी और दूसरी जगह क्या है पढ़ूंगा हो गया। काल को भी यहां जो है उसमें भी चेंज हो सकता है, लेकिन सर्वनामों में उसके कारण कोई दूसरा है विशेषता। इस सर्वनाम में कारक के कारण, सर्वनाम में कारक के कारण विकार आ जाता है, कारक के कारण विकार आ जाता है। तो कारक के कारण विकार, कारक समझते हैं ना, हाँ जो कर्ता के लिए, कर्ता और कर्म के लिए वो जो संबंध बताता है। ठीक है, तो कारक के 8 भेद होते हैं, तो आगे आप पढ़ेंगे, कारक भी आपको शायद पढ़ना है, तो वो आप वहां देखेंगे, तो कारक के कारण जो है वहां पर क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है सर्वनाम में। ठीक है, जैसे जैसे में उदाहरण लिखिए, जैसे रोहित ने कहा, रोहित ने कहा मैं भी बाजार जाऊंगा, मैं भी बाजार जाऊंगा। तो दूसरा में लिखिए सतीश ने कहा मुझे भी बाजार जाना है, मुझे भी बाजार जाना है।
तो यहां देख रहे हैं कि क्या हो गया, मैं जो है दोनों को बाजार जाना है, लेकिन जो है इसमें कर्ता के हिसाब से क्या हो रहा है, बदल रहा है। दोनों ने कहा ही है, लेकिन दोनों में बाजार ही जाना है, लेकिन उसने कहा कि मैं भी बाजार जाऊंगा, उसने कहा कि मुझे भी बाजार जाना है। तो यहाँ एक में मैं हो गया और दूसरे में मुझे हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये चेंज हो जाता है, ये सर्वनाम की विशेषता है। ठीक है, अब आइए सर्वनामों की रूप रचना। सर्वनामों की रूप रचना। जैसे सर्वनामों की रूप रचना में, अब मैं को आप ले लीजिए जैसे, तो इसमें आप क्या बनाइए, एक चार्ट बनाइए 3 ऐसे। हाँ, उत्तम पुरुष मैं का, यहां पर कारक, यहां एक वचन और यहां बहुवचन। तो कारक में कर्ता, कर्म, करण, ऐसे करके जो जो है, तो आप इधर जो है बताते जाएंगे, वैसे लिखते जाइए क्योंकि ऐसे लिखने में यहाँ समय लगेगा। तो कर्ता लिखे, ऐसे बना लिए। अब कर्ता में मैं का जो उत्तम पुरुष का मैं रूप है, मैं यहां लिखिए, मैं और मैंने, कॉमा, हाँ 2 लिखिए। बहुवचन में लिखिए, इसका क्या रूप बनेगा, हम और हमने, बहुवचन में। दूसरा कर्म में लिखिए, कर्म में मुझे, मुझको, मुझे मुझको, इसका बहुवचन होगा हमें, हमको, हमें हमको। करण, तो करण में मुझसे, करण में मुझसे, और दूसरा मेरे द्वारा, मेरे द्वारा। इधर हो जाएगा हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान में लिखिए, हाँ हमारे द्वारा। संप्रदान, संप्रदान में मेरे लिए और मुझको, हाँ कर्म में भी आता है, संप्रदान में भी। यहां हमारे लिए और हमको है। संप्रदान में मेरे लिए, कौमा मुझको, और इधर बहुवचन इसका क्या बनेगा, हमारे लिए और हमको। हम जब कहते हैं तो ऐसे ही बहुत सारे का बोध हो जाता है, मैं जब अपने आप, ठीक है, जैसे ऐसे हम लोग कह देते हैं लेकिन वो वही अशुद्धि हो जाता है। और यही हम लोग गलती करके आते हैं परीक्षा में भी। जैसे हमने यह नहीं कहा, यह वाक्य सही है नहीं, हमने यह नहीं कहा, यह नहीं होगा, याद रखिएगा। लेकिन हम लोग बार बार करते हैं कि हमने तो यह नहीं कहा था। आप किसी के साथ बार करते हैं, अब यही वाक्य में दे देगा किसका शुद्ध क्या है, तो आपको कहेगा कि ये तो बार बार हम लोग प्रयोग करते हैं, तो शुद्ध ही लग रहा है कि हमने तो यह नहीं कहा। लेकिन यहां मैंने होगा, आप जब आपने बोल रहे हैं तो मैंने यह नहीं कहा। ठीक है, तो यहां यही चीज गलती करते हैं, और चूंकि हम लोग ज्यादातर इन चीजों में गलतियां प्रयोग करते रहते हैं अभी तक, तो वहां भी ये लगता है कि नहीं ये तो वाक्य सही लग रहा है, समझ रहे हैं, और इसलिए गलती कर देते हैं वहां। तो यहां एक वचन में क्या क्या है वह आपको देखना है, और उसका बहुवचन रूप क्या क्या है। आगे लिखिए आपादान, आपादान, अपादान होता है मुझसे, और इधर होगा बहुवचन में हमसे। नहीं नहीं, यहां नहीं, उधर बहुवचन, यहां एक ही है।
हमसे, मुझसे इधर बहुवचन में हमसे। जैसे कहते हैं ना कि हमसे गलती नहीं हुई है, घर में गलती करते हैं कहते हैं हमसे, कोई जल्दी नहीं कहता कि मुझसे गलती नहीं हुई है, वो हमेशा कहता है हमसे गलती नहीं हुई है, हमने यह नहीं किया है। लेकिन वो गलत है। आप सिंगल अपने लिए बोल रहे हैं तो आपको क्या बोलना है, मैंने यह गलती नहीं किया है, मुझसे यह गलती नहीं हुई है। हाँ, अपादान, अप्पा होता है ये, अप्पादान। अगला लिखिए, अधिकरण। अधिकरण मुझ में और मुझ पर, इसी में कॉमा देके, मुझ में मुझ पर, हाँ, हम में, इधर बहुवचन में हम में हम पर, और संबंध में हम में और हम पर, द्विवचन नहीं है, बहुवचन है। संबंध में मेरा, मेरे, संबंध में लिखिए, संबंध कारक में मेरा, मेरे, मेरी, इसमें बनेगा हमारा, हमारे, हमारी। ठीक है। और इसके जो दूसरे रूप हैं उसको आपको दे दिया जाएगा पीडीएफ में। ठीक है, एक का लिखवा दिया है और का दे दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे लिखवाने में बहुत समय लगेगा। तो ये संज्ञा और सर्वनाम हो चुका कंप्लीट। और इस पर आपको 20 क्वेश्चन दोनों से दिए जाएंगे, क्वेश्चन देख लीजिएगा। हालांकि यहां नहीं आता है, लेकिन जैसे यहां कम पूछे गए हैं, लेकिन बीएड में आते हैं प्रश्न। ठीक है। अब आपको जो भी दिया जाएगा वो बीएड वगैरह में, एंट्रेंस वगैरह एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। तो केवल यहाँ के लिए नहीं है, जैसे अब तो आप लोग बीएड कर चुके होंगे, लेकिन जो लोग बीएड करने वाले होंगे, जैसे यहाँ भी एंट्रेंस लिया जा रहा है, तो एक पढ़ने का आपका फायदा ये भी है, अगर सब कुछ पढ़े रहिएगा तो बीएड में अगर आपका पोजीशन सही रहेगा तो ये पैसा वहीं वसूल हो जाएगा। क्योंकि आप सरकारी में कितने में कर लीजिएगा बीएड, 10 से 15 हजार, और ऐसे 1.5-2 लाख में बीएड हो रहा है। हाँ, तो इसीलिए ठीक है। तो ये पढ़ाई कहीं ज्यादा नहीं है, कई जगहों पर काम आएगा, लेकिन जो सही से पढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए इसको बंद कर देना है ना। अच्छा।